ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग अ लुक एट द टॉपिक ऑफ केमिकल इंजरी। अब केमिकल इंजरी अगर आंख में होगी तो वो दो तरह की हो सकती है, तो एसिड से इंजरी हो सकती है या अल्कली से इंजरी हो सकती है। सो लेट्स रीड इट। सो द केमिकल इंजरी ऑफ द कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया इज द मोस्ट अर्जेंट ओकुलर इमरजेंसी, और एक ऐसी ओकुलर इमरजेंसी होती है जिसके लिए हम विदाउट इवन क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम जस्ट उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें विजुअल लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ओकुलर इंजरी मोस्टली अफेक्ट कर रही होती है जो ऊपर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं लाइक कॉर्निया और कंजक्टाइवा को, और हम इसी की डिफरेंट अपीयरेंसेस भी देखेंगे इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज। दो टाइप ऑफ इंजरी इंपॉर्टेंट है, एसिड इंजरी और एल्कली इंजरी। अच्छा, और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है अमॉन्ग ऑल द ट्रोमेटिक ओकुलर इंजरीज। अगर केमिकल इंजरी होगी तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि द केमिकल्स हैव द टेंडेंसी टू पेनिट्रेट द आई स्ट्रक्चर्स एंड डैमेज देम फॉर गुड, क्योंकि अगर एक बार फाइब्रोसिस होगी किसी स्ट्रक्चर की तो इट विल नॉट बी कमिंग बैक, राइट। सो केमिकल बर्न्स होता है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनसे इंजरी हो सकती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एल्कलीज हैं। एसिड्स में वी हैव द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका जो केमिकल इफेक्ट होता है एसिड्स का हमने वो भी देखना है, और जो केमिकल इफेक्ट होता है एल्कलीज का हमने वो भी देखना है, दोनों डिफरेंट होते हैं इसलिए। सो जो एसिड्स हैं दीज कॉज कोगुलेशन ऑफ द सरफेस प्रोटीन्स एंड सेट अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द डीपर टिश्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस ये आ गया कि अगर एसिड किसी टिश्यू पे लगेगा तो वो वहीं पर कोगुलेशन कर देगा प्रोटीन्स की, तो फिजिकल बैरियर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से जो एसिड है वो डीपर टिश्यूज में पेनिट्रेशन नहीं शो करेगा, जिसकी वजह से डीपर टिश्यूज हैं वो उस एसिड अटैक से बच जाएंगे। तो रिलेटिवली एसिड और बेसिस में से एसिड्स आर लाइक नॉट दैट डिस्ट्रक्टिव एज मच एज बेसिस आर। ठीक है, तो ये बात बताना चाहिए। तो इसी वजह से हमें एसिड्स के एक्सपोजर के बाद कैसे ओकुलर साइंस मिलते हैं, तो एक तो कंजक्टाइवा और कॉर्निया विल शो नेक्रोसिस फॉलोड बाय स्लफिंग। तो मतलब उसके तो कोगुलेशन होगी ना, वहाँ पे फिर नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जब कोगुलेशन हो रही है वहाँ पर टिश्यू डेथ शुरू हो जाएगी। तो पहले होती है वहाँ पे नेक्रोसिस, और फिर हमें वहाँ पे नज़र आती है स्लोफिंग ऑफ द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा। सेकेंडली जो कॉर्नियल सर्फेस होगा इट बिकम्स ओपैक एंड स्वॉलन एज इट इज सीन हेयर। तो ओपैक और स्वॉलन सा स्ट्रक्चर है किसका, कॉर्निया का, और ओपैक और स्वॉलन क्यों है, ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ द कॉर्नियल सर्फेस प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा, द कॉर्नियल एपिथेलियम बिकम्स ओपैक एंड स्वॉलन ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ द कॉर्नियल सर्फेस टिश्यू। बस यही बात लिखी हुई है कि जो कॉर्निया है जो सर्फेस टिश्यू की कोगुलेशन होनी, सर्फेस टिश्यू प्रोटीन की कोगुलेशन होने की वजह से वो स्वॉलन होगा, ओपैक होगा। इसके अलावा हमें और क्या मिलेगा वहाँ पर, कॉर्निया और कंजक्टाइवा लेवल पर नेक्रोसिस होनी और स्लफिंग ऑफ होनी है इसके टिश्यू की। बस अल्कलीज की बात की जाए तो अल्कली बर्न्स आर ट्वाइस एज कॉमन एज एसिड बर्न्स बिकॉज दे आर मोर वाइडली यूज्ड एट होम एंड इंडस्ट्रियल। लोग इतने कॉशियस नहीं होते, उनको लगता है कि अल्कली है तो इट माइट नॉट बी एज डेंजरस एज एन एसिड, बट इट इज़ एक्चुअली मोर डेंजरस। और उसमें जो मोस्ट कॉमन अल्कली हैं दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फ्रेश लाइम एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब इसका केमिकल इफेक्ट क्या होता है। सो द एल्कली हैज़ अ टेंडेंसी टू स्पॉनिफाई द fatty acids of the cell membranes and form soluble compounds resulting into a rapid penetration into the deeper tissues, therefore they are more dangerous than acid burns। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर फैटी एसिड्स पड़े हैं बेसिस उनकी स्पॉनिफिकेशन करती है और उनको सोलेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है। जब सोलेबल कंपाउंड बनेंगे तो बेसिस फिर आगे से आगे पेनिट्रेट करती ही रहेंगी। और फिर डैमेज कैसा होता है एल्कली से, अभी तो हमने उसका डैमेज देखा ना उसका एसिड का, और उसको हमने देखा कि डैमेज जस्ट कॉर्निया और कंजक्टाइवा के लेवल पे था। अब देखिए अल्कली कहाँ कहाँ डैमेज कॉज कर रही है। इसकी वजह से नेक्रोसिस होगा कंजक्टाइवल और कॉर्नियल एपिथेलियम का विद डिस्ट्रप्शन एंड ओक्लूजन ऑफ द लिम्बल वास्कुलेचर। मतलब इसमें नेक्रोसिस तो होनी ही है कंजक्टाइवा के कॉर्निया के साथ ही साथ वो नेक्रोसिस इतनी स्वेयर होती है कि जो लिम्बस के लेवल पे भी ना कि कॉर्निया और कंजक्टाइवा के दरमियान में जो जंक्शन उसको हम लिम्बस कहते हैं। सो लिम्बस के लेवल पे जो वास्कुलेचर था उसकी भी डिस्ट्रप्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, सो दिस लॉस ऑफ लिम्बल, इसके अलावा एक तो लिम्बल वास्कुलेचर का डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रप्शन हो रही है। सेकेंडली जो लिम्बस के लेवल पे स्टेम सेल्स पड़े हुए हैं ना उनका भी लॉस हो रहा है विच रिजल्ट्स टू कंजक्टिवलाइजेशन एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ द कॉर्नियल सर्फेस। जब स्टेम सेल्स की हो जाएगी उसका लॉस हो जाएगा तो कॉर्निया के लेवल पे भी हमें कंजक्टाइवा का पोर्शन मिलता हो, मतलब उसके मतलब कंजक्टाइवा बेसिकली ना कॉर्निया के ऊपर ग्रो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉर्निया इटसेल्फ तो अब इट हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स स्टेम सेल्स, राइट। सो कंजक्टिवलाइजेशन हो जाएगी कॉर्निया की और वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी कॉर्नियल सर्फेस की, और साथ में हमें क्या मिलेगा, परसिस्टेंट कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट मिल सकता है, या अल्सरेशन मिल सकती है, परफोरेशन मिल सकती है। मतलब कि होगा तो नेक्रोसिस ही, लेकिन दिस केस इट विल बी मोर सीवियर कि वहाँ पे परसिस्टेंट कॉर्नियल डिफेक्ट रहेगा ड्यू टू अल्सरेशन एंड परफोरेशन। ठीक है, इसके अलावा डीपर पेनिट्रेशन भी होगी
इसकी वजह से कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन भी हो सकती है, कॉर्निया बिल्कुल ओपेसिफाई हो जाएगा, हेजी हो जाएगा, नेचुरल स्ट्रक्चर नज़र ही नहीं आएंगे। एंटीरियर चेंबर में जब पेनिट्रेशन होगी तो वहाँ पे डैमेज होगा आयरिस को, लेंस को, ट्रेबेकुलर मेशवर्क को, सिलरी बॉडी के एपिथेलियम को, जो भी एंटीरियर चेंबर में चीज़ें पड़ी इन सबका डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा आई हाइपोटोनस मिलेगी, हाइपोटोनस मतलब कि उसका इंट्राओकुलर प्रेशर कम हुआ होगा। आई की थीसिस मिलेगी, थीसिस सिंपली हम कहते हैं वीकनिंग को, जब आई में वैस्कुलेचर नहीं मिल रहा उसको आई को प्रॉपर, प्लस डेफिनेटली एक एरिया में नेक्रोसिस चल रहा है, वैस्कुलेचर प्रॉपर नहीं है, तो थीसिस मीन्स कि वहाँ के जो सॉफ्ट टिश्यू आएगा उसकी वीकनिंग शुरू हो जाएगी, उसकी एट्रोफी शुरू हो जाएगी, तो सिंपली एट्रोफी ऑफ द आई, हाइपोटोनिया एंड एट्रोफी भी शुरू हो जाएगी। तो अल्कली बर्न्स के जो सिम्टम्स है, यू कैन सी कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर हैं। हमें क्या कुछ मिल रहा है, हमें नेक्रोसिस तो मिल ही रहा है कंजक्टिवा और कॉर्नियल एपिथेलियम का, बट साथ ही डिस्ट्रप्शन भी हो रही है एंड ऑक्लूजन भी हो रही है लिम्बल वास्कुलेचर की, डिस्ट्रप्शन एंड ऑक्लूजन ऑफ लिम्बल वास्कुलेचर। सेकेंडली लॉस ऑफ लिम्बल स्टेम सेल्स भी हैं, लीडिंग टू कंजक्टिवलाइजेशन एंड वैस्कुलराइजेशन ऑफ द कॉर्नियल सरफेस, और परसिस्टेंट कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट भी मिल सकता है, और अल्सरेशन भी, परफोरेशन मिल सकती है, ठीक है। डीपर पेनिट्रेशन जब होगी तो कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन भी रिजल्ट कर सकती है। अभी तक अल्सरेशन परफोरेशन के साथ ओपेसिफिकेशन भी हो सकती है। एंटीरियर चैम्बर में जब पेनिट्रेशन होगी अल्कली की, दैट विल रिजल्ट इन डैमेज टू द आइरिस, डैमेज टू द ट्रेबेकुलर मेशवर्क, डैमेज टू द लेंस, डैमेज टू द सिलियरी बॉडी एपिथेलियम। इसके अलावा आई की हाइपोटोनी होगी और थिसिस होगी, ठीक है, इन सीवियर केसेस। अच्छा, अब हम अगर ओवरऑल देखें तो केमिकल इंजरी केस में कैसे सिम्टम्स मिलते हैं, चाहे वो अल्कली से हो या एसिड से हो, उसमें सीवियर पेन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कोई कॉस्टिक चीज़ आँख में गिरी है। ब्लेफरोस्पैज्म होता है अनकंट्रोल्ड या यू कैन से जिसे कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ दी आईलिड्स, जिसमें ऑर्बिकुलर्स ओकुलर मसल इन्वॉल्व होते हैं, इसमें रिंकलिंग वो जिसे कहते हैं वो ट्विचिंग मूवमेंट्स मिलेंगे आईलिड्स की, आँख अनकंट्रोलेबली बंद होगी, आईलिड्स मूव करेंगी, जिसे कहते हैं ब्लेफरोस्पैज्म। जो आई का मसल है ऑर्बिकुलर्स ओकुलर, वो स्पैज्म चला जाता है, मोस्टली फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये भी अगेन डेफिनेटली अगर अल्कली और एसिड अगर किसी नर्व पाथवे को डैमेज करेंगे तो भी ब्लेफरोस्पैज्म मिलता है। लेकिन ओवरऑल भी मतलब आईलिड्स में ट्विचिंग होती है, ओपनिंग क्लोजिंग एबनॉर्मल होती है, तो बस एबनॉर्मल और इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है ना आई की, वो ब्लेफरोस्पैज्म है सिंपली। और साथ में विजुअल एक्यूटी भी दोनों में कम हुई, क्योंकि अगर आँख में कोई चीज़ गई है वहाँ पे कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज हुआ है, जब कॉर्निया डैमेज हो गया तो क्या ही विजुअल एक्यूटी रहेगी, राइट। तो पेन का होना, विजुअल एक्यूटी का रिड्यूस्ड होना और ब्लेफरोस्पैज्म का होना, ये तीनों सिम्टम्स हैं जो किसी भी केमिकल बर्न में हमें मिलेंगे। इसलिए ओकुलर साइंस में क्या मिल सकते हैं, और मार्क्स ऑफ बर्न मिल सकते हैं सराउंडिंग स्किन, मतलब जो पेरी ऑर्बिटल स्किन है वहाँ पे मार्क्स ऑफ बर्न मिलेंगे, क्योंकि अगेन एसिड और अल्कली बर्न्स भी कॉज कराते हैं। कंजक्टिवा और लिम्बस का पोर्शन में वाइटिश मिलेगा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन एंड ऑक्लूजन ऑफ वास्कुलेचर, एज यू कैन सी हियर एज वेल। जो कंजक्टिवा का पोर्शन है और जो लिम्बस का पोर्शन है वो वाइट है, क्योंकि वहाँ जो वेस्कुलेचर है वो ऑक्लूड हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। कॉर्निया हमें डल ओपेक मिलेगा और एपिथेलियम में बिकम स्लफ्ड ऑफ, डेफिनेटली ओपेक, हमें बात की ना ओपेसिफाई हो जाएगा कॉर्निया, तो ओपेसिफिकेशन में से वो ओपेक हो रहा है, और साथ में जो एपिथेलियम है वो स्लफ्ड ऑफ मिल रहा है, ठीक है। वाइटिश अपीयरेंस में मिलते हैं कंजक्टिवा एंड लिम्बस की ड्यू टू लॉस ऑफ वास्कुलेचर, तो हम पहले बात कर चुके हैं। तो लॉस ऑफ वास्कुलेचर से वाइटिश अपीयरेंस मिल गया हमें कंजक्टिवा की और लिम्बस की, ठीक है। इसके अलावा कॉर्निया जो है वो इटसेल्फ ओपैक है, हेजी है, ठीक है। इसके अलावा स्लॉफ्ट ऑफ अपीयरेंस है एपिथेलियम की कॉर्निया के, और और सराउंडिंग स्किन पर हमें बर्न्स के मार्क्स मिल रहे हैं। मैनेजमेंट क्या करते हैं, अगर कोई अल्कली का केस आए या एसिड का केस आए तो एक बात तो सही याद रखनी, इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अ केमिकल बर्न इज द ओनली आई इंजरी दैट रिक्वायर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट विदाउट फॉर्मल क्लिनिकल असेसमेंट। बस आपको उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, चाहिए आया है अपना आइडेंटिफाई कर ले कि वो आपको खुद बता रहा, हिस्ट्री दे रहा है कि मेरी आँख में एसिड चला गया, तेजाब चला गया या कोई केमिकल चला गया, तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, यू डोंट हैव टू एक्चुअली असेस इट, जस्ट स्टार्ट इट, राइट। अच्छा, इमीडिएट ट्रीटमेंट में क्या कुछ करना है, तो कोपियस इरिगेशन करनी होती है आँख की। जब हम पानी से कोपियस इरिगेशन करते हैं और ये मिनिमम ऑफ 15 to 20 मिनट्स करते रहना होता है, दैट इज़ टू मिनिमाइज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द केमिकल विद द आई। एक तो ये हमने ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट कम करते हैं क्योंकि हम पानी डालते हैं, वो डाइल्यूट होता जा रहा है ना। सेकेंडली हम पानी से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं पीएच को इन द कंजक्टिवा। तो एक तो टू डिक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द केमिकल एंड द आई, एंड सेकेंडली टू न्यूट्रलाइज द पीएच इन द कंजक्टिवा। ये दो कामों के लिए हम कोपियस इरिगेशन करते हैं। देन हम अप्लाई करते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया, और फिर हम इरिगेट करते हैं आई को विद वाटर और नॉर्मल सलाइन विच एवर इज अवेलेबल फॉर 15 to 20 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली अंटिल द पीएच इज चेंज्ड। पीएच हम उसकी चेक कर लेते हैं, फिर हम पीएच के चेंज होने तक, पीएच का न्यूट्रलाइज होने तक 15 to 20 मिनट्स तक उसकी इरिगेशन करते हैं। तो एक तो हम इसमें क्या करना है, सिंपली उसको इरिगेशन को एक्सप्लेन कर, लेकिन हम टॉपिकल एनेस्थीसिया देकर इरिगेशन करने, ताकि आई में डेफिनेटली
वो कोई प्रॉब्लम ना हो पेशेंट के लिए, कोई वो मसले वाली बात ना हो। देन हमने चूँकि कोई केमिकल किया तो उसको न्यूट्रलाइज भी करना है, तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ केमिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो एसिड्स कैन न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग सम वीक बेसिस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, एंड एल्कलीज कैन बी न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग अ वीक एसिड लाइक बोरिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर मैटर है केमिकल का, उसको रिमूव करने के लिए हम कॉटन यूज़ करते हैं, फोर्सेप्स यूज़ करते हैं, आईलेट से उसको भी रिमूव करेंगे, आई के कंजक्टिवा उसको रिमूव करेंगे और कोई ऑब्जेक्ट वहाँ गया हुआ है। फिर हम डबल इवर्जन करते हैं आईलेट की टू रिमूव द पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम द फोर्निक्स, लाइक लाइम है फोर्निक्स में फंसा हुआ है। वी नो ना कि बल्बर कंजक्टिवा और पल्पेबल कंजक्टिवा के दरमियान के जंक्शन को फोर्निक्स कहते हैं, वहाँ से हमने रिमूव करना है, ठीक है। इसके अलावा चूँकि स्लफिंग ऑफ और नेक्रोसिस और टिश्यू, तो हमें डिवाइटलेस टिश्यू को भी रिमूव करना होता है, तो उसको भी हम फोर्सेप्स से रिमूव कर दें। तो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, ठीक है। हमने कॉपी से इरिगेशन करनी है अंडर लोकल एनेस्थीसिया, नॉर्मल सलाइन से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने और क्या करना है, हमें न्यूट्रलाइजेशन करनी केमिकल की, वो सोडियम बाइकार्बोनेट और बोरिक एसिड जो भी हमारे केमिकल हो उसके अकॉर्डिंग, और रिमूवल करना है हमने पर्टिकुलर मैटर का बाय यूजिंग कॉटन स्वैप और फोर्सेप्स। हमने डबल इवर्जन करनी है आईलेट की टू रिमूव द मैटर फ्रॉम द फोर्निक्स, और इसके अलावा हमने रिमूवल करना है किसका, रिवाइटलेस टिश्यू का। अच्छा, हम केमिकल इंजरी की सिवियरिटी को कैसे ग्रेड करते हैं, इसके लिए प्रॉपर ग्रेडिंग मैकेनिज्म। तो एक्यूट केमिकल इंजरीज आर ग्रेडेड टू प्लान अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और उसका प्रोग्नोसिस को पता लगाने के लिए हमने एक पूरा हमने एक सिस्टम रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं रोपर हॉल सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग। तो हमने ना ये रोपर हॉल सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग भी याद रखना है इन केस ऑफ केमिकल इंजरीज ऑफ आई। ये इटसेल्फ भी एक ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, या हमसे वाई पूछा जाता है कि रोपर हॉल ग्रेडिंग क्या है फॉर एनी केमिकल इंजरी। तो उसमें ग्रेड 1 2 3 4 4 ग्रेड्स हैं, फाइंडिंग्स की बेस पर हम उसके प्रोग्नोसिस को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर तो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में हम ये कहते हैं कि कॉर्निया जो क्लियर है, एपिथेलियल डैमेज है, बस एपिथेलियल डैमेज है, लेकिन कोई हेजीनेस नहीं है कॉर्निया में, कॉर्निया क्लियर है और लिम्बल स्कीमिया भी नहीं है, ठीक है। वी नो ना कि अगर ये आंख है तो ये कॉर्निया है और ये कंजक्टिवा है, तो बीच का जो पोर्शन ये लिम्बस, यहाँ पे हमें कोई स्कीमिया नहीं मिला, इसका जो वास्कुलेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, एक्सीलेंट होगा, ठीक है। तो अगर कॉर्निया क्लियर है और लिम्बल स्कीमिया नहीं है तो ये ग्रेड 1 में आता है, इसका प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है। सेकंड ग्रेड में क्या होता है कि हेजी कॉर्निया, अब कॉर्निया हेजी हो गया लेकिन आयरिस की डिटेल जो है, जो कलर पार्ट है आई का, उसकी डिटेल विजिबल है, ठीक है। और साथ में लिम्बल स्कीमिया वो भी लेस देन 1/3 है, तो ये इसका प्रोग्नोसिस गुड है, ये ग्रेड 2 में। तो ग्रेड 2 में क्या है कि हेजी कॉर्निया लेकिन आयरिस की डिटेल विजिबल है और जो स्कीमिया है वो लेस देन 1/3 है, तो ये गुड है, ठीक है। जो थर्ड ग्रेड आता है उसमें अगेन हेजी कॉर्निया, और हेजी कॉर्निया ने आयरिस की डिटेल को ऑब्सक्योर कर दिया, और लिम्बल स्कीमिया वो भी 1/3 से 1/2 तक पहुंच गया है। पहले लेस देन 1/3 था, अब 1/3 to 1/2 तक पहुंच गया। ये इसका प्रोग्नोसिस थोड़ा गार्डेड सा होता है, लाइक वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। फिर हम कहते हैं ग्रेड 4 की बात। ग्रेड 4 में कॉर्निया हेजी से बिल्कुल ओपैक हो गया है, लिम्बल स्कीमिया भी मोर देन 50% हो गया है, और इसका प्रोग्नोसिस भी पुअर होता है। इसमें फिर डेफिनेटली विजुअल अक्यूटी परमानेंटली लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ट्रीटमेंट, एक तो हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात कर लिया, अब हम इसको डेफिनेटली पेशेंट को घर भी तो भेजना है ना, ठीक है। हमने उसको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देना है, या वहाँ पर उसको हमने एडमिट किया हुआ तो वहाँ पर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं वो हमने देखनी है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट होता है हमारा बेस करता है कि हम इन्फ्लेमेशन को कम करें, क्योंकि एसिड है या आई है, आई में इन्फ्लेमेशन तो हो रही है उस वजह से, और प्रमोट करें एपिथेलियल रीजनरेशन, क्योंकि अब स्टेम सेल्स का लॉस हुआ तो एपिथेलियल रीजनरेशन कैसे होगी कॉर्निया में, कंजक्टिवा में, उसको हमें प्रमोट करना है। और हमें प्रिवेंट करनी है कि कॉर्नियल अल्सरेशन ना हो, परफोरेशन ना हो, ताकि उस केरेटोप्लास्टी की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो हमने इन्फ्लेमेशन को कम करना है, हमने एपिथेलियल रीजनरेशन को प्रमोट करना है, और हमने प्रिवेंट करना है कॉर्नियल अल्सरेशन और परफोरेशन। अच्छा, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इसके अंदर वो टॉपिकल आता है और सिस्टेमिक आता है। टॉपिकल ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देने और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देने टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। साइक्लोप्लेजिक्स देने, साइक्लोप्लेजिक्स में एंट्रोपिन ड्रॉप्स देते हैं टू रिलीव द पेन एंड अवॉइड पोस्टीरियर सनी की फॉर्मेशन। पोस्टीरियर सनी की फॉर्मेशन होती है कि फाइब्रोसिस हो जाए बिटवीन आइरिस एंड द लेंस, उसको प्रिवेंट करने के लिए और पेन को रिलीव करने के लिए हम एट्रोपिन ड्रॉप्स देते हैं। फिर हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं हम 7 दिन के लिए, और आफ्टर विच हम उसको फिर टेपर ऑफ कर देते हैं और एनसेट शुरू कर देते हैं। ये भी अगेन पेन और एडिमा को कम करने के लिए होता है। एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी, इसको ये हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉपिकल सोडियम एस्कॉर्बेट 10%, टॉपिकल सोडियम एस्कॉर्बेट 10% टू इंप्रूव द वुंड हीलिंग बाय प्रमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन बाय द कॉर्नियल फाइब्रोब्लास्ट। तो कॉर्नियल फाइब्रोब्लास्ट हैं वो ज़्यादा कोलेजन ले डाउन करेंगे, हम उसको सोडियम एस्कॉर्बेट देंगे 10%। देन हम देते हैं सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड अगेन टॉपिकल सोडियम सिट्रेट 10% रिड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय इनहिबिटिंग द न्यूट्रोफिल एक्टिविटी। सो जो ये है सिट्रिक एसिड, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द न्यूट्रोफिल एक्टिविटी और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है।
दैन टेट्रासाइक्लिन्स हैं, आई ऑइंटमेंट टेट्रासाइक्लिन देते हैं तो ये एंटीबायोटिक तौर पे वेट करता है। इसके अलावा कोलेजनेस इनहिबिटर है, मतलब जो कोलेजन ले डाउन होगा बाय द एस्कॉर्बिक एसिड, ये उसको कोलेजनेसिस अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन उसको इनहिबिट कर देगा। तो टेट्रासाइक्लिन इटसेल्फ एंटीबायोटिक भी और कोलेजनेस इनहिबिटर भी है, ठीक है। ये बस रिवाइज कर लेते हैं। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देंगे, सेकेंडली स्टीरॉइड्स देंगे, 7 दिन के लिए उसके बाद एनसेड्स देंगे, साइक्लोप्लेजिक देंगे, साइक्लोप्लेजिक देंगे पेन को रिलीव करने के लिए और पोस्टीरियर सने की फॉर्मेशन को बनने से रोकने के लिए। एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं टू ले डाउन कोलेजन बाय फाइब्रोब्लास्ट। सिट्रिक एसिड देते हैं टू इनहिबिट द न्यूट्रोफिल एक्टिविटी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है इसका। और टेट्रासाइक्लिन देते हैं टू इनहिबिट द कोलेजनेस इनहिबिटर्स, ठीक है। या सॉरी ये देते हैं एज अ कोलेजनेस इनहिबिटर, कोलेजनेस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिस्टेमिकली हमने क्या थेरेपी देनी होती है? एक तो हमने टॉपिकली उसको दिए हैं साइक्लोप्लेजिक्स टू रिलीव द पेन, के अलावा हम उसको सिस्टेमिकली भी एनाल्जेसिक देते हैं फॉर द रिलीव ऑफ पेन। हमने उसको टॉपिकली वो दी थी, सिट्रिक एसिड दिया था टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा हम डॉक्सासाइक्लिन देते हैं जो कि अगेन एक एंटीबायोटिक है, 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे देनी होती है। अगेन ये भी कोलेजनेस इनहिबिटर जस्ट लाइक टेट्रासाइक्लिन, और ये न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी को भी कम करता है लाइक सिट्रिक एसिड। तो डॉक्सासाइक्लिन में सिट्रिक एसिड वाला काम भी है, टेट्रासाइक्लिन वाला काम भी है कि ये कोलेजनेस इनहिबिटर भी है और साथ में न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी को भी कम करता है। देन वी कैन ऑल्सो गिव एस्कॉर्बिक एसिड, जिसने अगेन क्या करना था कि उसकी प्रमोट करनी थी हीलिंग को बाय लेइंग डाउन द कोलेजन, और उसने इन्फ्लेमेशन को भी कम करना था। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड उसको देना है, ऑरली डॉक्सासाइक्लिन देनी है ड्रग, और एनालिसिस देना है फॉर द रिलीफ ऑफ पेन। तो ये उसकी टॉपिकल और सिस्टेमिक थेरेपी होगी। सर्जिकल थेरेपी हम क्या कर सकते हैं अगर आई इंजरी होगी केमिकल से? तो हमने एडवांसमेंट करनी टिनॉन्स कैप्सूल का, जो कि आई ऑर्बिट का कैप्सूल है, और उसको स्विच करना है टू द लिम्बस। उसको मतलब हमने ये स्वीड आई इंजरी केसेस में होता है कि हम टिनॉन्स कैप्सूल की एडवांसमेंट करते हैं, सोचर करते हैं टू द लिम्बस। इसके अलावा हम लिम्बस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं टू रिस्टोर द नॉर्मल कॉर्नियल एपिथेलियम। लिम्बल में लिम्बस लेवल स्टेम सेल्स होंगे तभी तो वो कॉर्निया को प्रॉपर रीजनरेट करेगा। तो लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी होती है टू प्रोमोट कॉर्नियल रीजनरेशन, ठीक है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट भी डलता है टू असिस्ट एपिथेलियल हीलिंग। कंजक्टाइवल या म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट भी डलता है, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट भी होता है, कंजक्टाइवल या म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट भी होता है। केराटोप्लास्ट भी करते हैं अगर कॉर्निया बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका हो। केराटोप्रोस्थेसिस भी करते हैं अगर कोई कॉर्निया का हमें डोनर ना मिले, फिर केराटोप्रोस्थेसिस करनी पड़ती हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं हमारे पास इसकी? केमिकल इंजरी की कुछ होती है एक्यूट में क्या हो सकता है? कॉर्नियल परफोरेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, ग्लूकोमा हो सकता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में आईलिड से रिलेटेड हमें ट्रकियासिस मिलती है। ट्रकियासिस में इनवर्ड डायरेक्शन हो जाती है आईलैशेस की, एक्ट्रोपियन इंट्रोपियन, इनवर्ड हो या आउटवर्ड मिस डायरेक्शन हो जाएगा लोअर आईलिड की, उसमें होता है। कंजक्टाइवा के लेवल पे फाइब्रोसिस को हम सिकाट्राइजेशन भी कहते हैं। सिम्प्लीफ्रॉम के जो बल्बल कंजक्टाइवा है वो पल्पेबरल कंजक्टाइवा से फ्यूज़ हो जाती है और ड्राई आई कॉर्निया में कॉर्नियल स्कारिंग हो सकती है, ऑस्कुलराइजेशन हो सकती है, ग्लोकोमा और कैटरेक्ट। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस जो कि हो सकती हैं आफ्टर केमिकल इंजरी। हमने इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट देख ली, टॉपिकल देख ली, सिस्टमिक देख ली, लेकिन इमरजेंसी नहीं है, ये उसके बाद की मैनेजमेंट है। हमने रोपर हॉल ग्रेडिंग सिस्टम देखा है फॉर केमिकल इंजरी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने इसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट देखी, तो इसको आपने ध्यान से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और साइंस कैसे आते हैं दोनों की उसमें केमिकल इफेक्ट में क्या चेंज डिफरेंस है। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट दी केमिकल इंजरी।